नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ी धमकी दी है और अब ईरान के सामने कर्फ्यू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर्फ्यू लगाने की बात की है, जो समय सीमा भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी। जाहिर बात है, इस्लामाबाद में हुई बातचीत के में बेनतीजा होने के बाद दुनिया के सामने ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पूरी तरीके से बंद हो गया तो। इस समय इस ईरान में क्या हाल है, किस तरीके से ईरान इन सब गतिविधियों को देख रहा है, क्या ईरान की प्लानिंग है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जफर अब्बास रिजवी साहब जुड़ रहे हैं सीधे ईरान से। और रिजवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। जी, आपकी खिदमत में भी आदाब अर्ज़ करता हूँ और आपके ज़रिए तमाम व्यूअर्स की खिदमत में भी आदाब अर्ज़ करता हूँ और शुक्रिया आपका चैनल पर इनवाइट करने के लिए। रिजवी साहब, क्या स्थिति है? अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास, क्योंकि तेल बेच करके ईरान के पास पैसा आ रहा था तमाम बंदिशों के बाद, थोड़ा बहुत पैसा देश चलाने के लिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान पर एकदम कर्फ्यू लग जाएगा और कमाई का ये साधन भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो क्या हलचल चल रही है ईरान में इस समय? विक्रांत जी, अगर आप ऐसे जंग की जो गतिविधियां रही हैं और जंग में जो शुरू से लेकर अब तक आप ट्रम्प साहब के बयान को देखें और उसके बाद अमेरिका के स्टेटमेंट को देखें और उसके बाद अमेरिका के का जो डिसीजन होता है और फिर अमेरिका जो आकर अपने ही डिसीजन को चेंज करता है, अपनी ही बात से फिर जाता है, उसको देखने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। देखिए, जब जंग शुरू हुई थी तब ये कह रहे थे कि हम रजीम चेंज करेंगे, तो इनका ऑब्जेक्टिव पहले था रजीम चेंज करना, हम्म। ठीक? जिसको ये रजीम कहते हैं, जबकि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम्म। ठीक है? तो वो ये चेंज नहीं कर पाए, तो इनका अब टारगेट जो था, जो पहले ऊपर था, वो अब टारगेट नीचे आ गया, ठीक? उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आएंगे और आने के बाद हम पूरे ईरान पर कब्जा कर लेंगे। हम्म। 3 दिन का वक़्त इन्होंने दिया, 3 दिन का वक़्त पूरा नहीं हुआ, 24 दिन का वक़्त, 24 घंटे का, 48 घंटे का वक़्त दिया, 24 घंटे के अंदर फिर गए, फिर 5 दिन का वक़्त दिया, फिर 10 दिन का वक़्त दिया। यानी जो वो कहते हैं उसके पहले ही आकर अपनी बात पर मुकर जाते हैं और फिर दूसरा स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। हाँ। आज जैसा आज जैसा स्टेटमेंट इन्होंने कुछ दिन पहले दिया था, यानी पिछले ट्यूसडे को इन्होंने स्टेटमेंट यही इसी तरीके का था कि मैं ईरान का सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। हाँ। ऐसा हमला आज रात में होगा कि ईरान का सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। हम्म। और आप देखिए कि जब इन्होंने जो वक्त दिया था, वो वक्त ईरान के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था हम्म। और उस वक्त के पहले ही ये मान गए कि इन 10 शर्तों पे हम बात करने के लिए तैयार हैं और जंग को रोक दी जाए। हाँ। ठीक? तो ये इनके स्टेटमेंट रहते हैं जो बदलते रहते हैं। हम्म। अब आप आइए देखिए, इन्होंने क्या सोचा था कि जंग में जो चीजें हम हमारे हाथ से जा चुकी हैं, इनके हम्म। हाथ से क्या गया? इनके हाथ से ये गया कि तंगे हुर्मुज़ खुला हुआ था, इनके हाथ से चला गया। हम्म। इनके हाथ से ये चला गया कि इन्होंने ये सैंक्शंस इन्होंने ईरान पर लगाए थे, सैंक्शंस खुल गए इस जंग के दरमियान। और अपनी जो मिलिट्री की सुपरमेसी थी पूरी दुनिया पे इन्होंने साबित कर रखा था, उसका भी भांडा फूट गया दुनिया के सामने। ठीक? हाँ। वो सुप्रीमेसी बाकी नहीं रही। अब ये क्या चाह रहे थे कि अब ये चाह रहे थे कि टेबल पे बात करें और टेबल पे बात करने के बाद वो बातें जो जंग में हम मनवा नहीं पाए हैं, उसको टेबल पे आके बात करके मनवा लें। लेकिन ईरान जो जंग कर रहा था, तो जब उसने जंग के दरमियान, जंग के बाद उन चीजों को नहीं माना है, तो वो और उसका अपर हैंड है। अब उसका अपर हैंड है, तो वो आपकी टेबल पे आपकी बात को क्यों मानेगा? और हम्म। आप भी जो बात कर रहे थे, आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे कि नैतिकता की बात हो, इंसाफ की बात हो, अदल की बात हो। आप वहां दादागिरी कर रहे थे। आप कह रहे थे आपके यूरेनियम का इनरिचमेंट जीरो कर दो। आपके तंगे हुरमुज पर हमारा भी कब्जा रहेगा, हम और आप मिलके करेंगे। तो भाई आप हो क्या? हम्म। आप जो मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज में आपका जो रहना है, वही सवाल या निशान है। हम्म। आप तंगे हुरमुज में आपका क्या लेना देना है कि आपको भी जो है उस टैक्स में जो है शेयर किया जाए। तो ये चीजें थी और उसके बाद आप हर चीज को ईरान पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। ईरान आपके साथ बातचीत कर रहा था, फिर अब आपने आकर ये कहा है कि हम ब्लॉकेट कर देंगे।
हाँ। अब ये जो ब्लॉकेट की बात है, तो ये बात एक तो देखिए विक्रांत जी, इसमें ये हो सकता है कि ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बात करें और बात करने के बाद जो है ये फिर से कोई और दूसरा स्टेटमेंट दे दें। ये भी हो सकता है कल। ये भी हो सकता है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ से कह रहे हैं कि ब्लॉकेट में हमारा साथ दें, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ मना कर रही हैं। हम्म। यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं आ पा रही हैं। हाँ। अब ये देखने वाली बात है कि क्या अमेरिका अकेले ये काम कर पाएगा? ठीक है, हम्म। अगर अकेले ये काम कर पाते हैं तो क्या होगा? सिर्फ हम्म। ईरान का नुकसान इसमें नहीं है, इसमें नुकसान और भी कंट्रीज़ का है। जब यहाँ से तेल नहीं जाएगा, जब यहाँ से शिप नहीं जाएगा, तो हाँ। पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा। हाँ। अच्छा, यहाँ से किसका शिप जा रहा है? यहाँ से चाइना का शिप जा रहा है। हाँ। आप क्या चाइना के शिप को रोक पाओगे? कि अगर आप रोकते हो और अगर आपने वो चाइना के शिप को मारा, तो आपके लिए एक फ्रंट और तैयार है। हम्म। ठीक? अब आप ईरान के साथ तो जंग कर ही रहे हो, आप चाइना के साथ और तैयार हो जाओ जंग करने के लिए। हम्म। और वो ममालिक जो आपके दोस्त हैं, अगर आप उनका तेल नहीं जाने देते हैं, आप हम्म। उनके शिप्स नहीं जाने देते हैं, तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक? तो इस तरीके से ईरान के साथ-साथ आप पूरी दुनिया के लोगों को ग्लोबल क्राइसिस में डालने की पूरी कोशिश आप कर रहे हैं, इस तरीके से। हम्म। और जो दुनिया अभी आपसे दूर हो चुकी है, आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपके ऊपर ऑब्जेक्शन किए जाएँगे, आपके ऊपर उँगली उठाई जाएगी और आपको ग्लोबल जो रिसेशन आने वाला है, उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और आप हैं भी इस ग्लोबल रिसेशन जो आने वाला होगा, अगर इस तरह का कुछ होता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। रिजवी साहब, वो तो अब दिखाई दे रहा है कि रिसेशन तो आएगा ही। अब अगर युद्ध बढ़ता है तो वो रिसेशन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है दुनिया के सामने। लेकिन आप ये ईरान में इस समय क्या क्योंकि ईरान भी कब तक आखिर लड़ाई लड़ेगा? सीमित संसाधन है, वो दुनिया भर की सैंक्शन है, कोई उसके पास कमाई का एक साधन तेल था वो भी बंद करने की बात की जा रही है, तो एक तरह से फाइनेंशियल कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। तो किसी भी मुल्क को युद्ध लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए ना। कैसे ईरान सस्टेन करेगा? हालांकि वहां के लोगों का जज्बा तो हमने देखा है, जनता जिस तरीके से सड़कों पर आकर के इकट्ठा हो गई है। लेकिन एक मुल्क की अपनी क्षमता होती है ना। जी, आप अगर आप ईरान के इतिहास को देखें और ख़ुसूसन ईरान का जो 1979 से अब तक का इतिहास रहा है, यानी इनकलाब आने के बाद से अब तक का इतिहास अगर आप देखें, तो ईरान के ऊपर पूरी तरीके से हर तरीके की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। इनके साइंटिस्ट को मार दिया गया ताकि यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी में यहाँ के लोग आगे न बढ़ सकें। आपको ये मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जब जंग हो रही थी, ईरान इराक की जंग हो रही थी, जिसमें पीछे से अमेरिका ही था, अमेरिका ही ने सद्दाम को पुश किया था आगे, और वो जो जंग चली थी, उस जंग में अगर आप देखें तो उस जंग में ईरान इतना ज्यादा उस वक्त जो संसाधन थे, उस संसाधन से इतना कमजोर था कि ईरान अगर तार मांगता था कि हमें एक तार की जरूरत है, तो कोई देश, कोई कंट्री उसको तार नहीं देती थी कि वो अपना बॉर्डर क्रिएट कर सके, बॉर्डर पे आके अपना निशान बना सके। एक जंग का वाकया मिलता है कि उस जंग में प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट लगाए, उसमें 5 ममालिक थे, ठीक है? सद्दाम के साथ थे, उन लोगों ने प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट लगाए और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा अ, कांटे का जाल क्रिएट करूंगा कि ईरान के लोग उस तरफ से इस तरफ आ ही नहीं पाएंगे और उनकी सरजमीन ऐसी होगी। और उन्होंने इसके लिए कहा कि मैं इसके लिए कोई भी आदमी अगर इसको उठाकर इस इस तरफ से इस तरफ क्रॉस कर जाए, तो मैं मान लूंगा। यानी शर्त उन्होंने लगा दी ऐसी। जी। लेकिन आप देखें, ईरान के अंदर एक जज्बा था, ईरान के अंदर जज्बा ये था कि उन्होंने शायद वो अगर दुनियावी एतबार से आप देखें तो शायद इसको क्रॉस करना मुश्किल होता। लेकिन ईरान में क्या हुआ, ईरान में जवान थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। ईरान के जवानों ने क्या किया कि ईरान के जवान उस तार के ऊपर लेट गए। जब तार के ऊपर लेट गए तो तार का जो होता है वो धंस गया। जी। ठीक, उनकी हड्डियों में, उनके गोश्त में तार धंस गया। उसके ऊपर के जो लोग थे उनकी हड्डी वो में चला गया, उसके ऊपर के जो लोग थे उनके ऊपर चला गया, फिर एक पूरा पुल बन गया।
हम्म। अब उस पुल के ऊपर लेकिन अमेरिका ने या जो दूसरे अमेरिका के साथ लोग थे उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा जज्बा किसी देश के पास हो सकता है। ये हाँ। उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि इंसान अपनी जान बचाते हुए क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान ने ऐसा, जिनके पास जज्बा, जिनके पास बलिदान का जज्बा, जिनके पास आदर्शों का जज्बा था, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और एक ऐसा रास्ता बनाया कि जिसके ऊपर बाकायदा आराम से जो लोग क्रॉस करके गए। तो ईरान में ये था। अब आप ईरान के मिसाइल सिस्टम को देखिए, इतना सैंक्शंस लगने के बावजूद ईरान का मिसाइल सिस्टम कहां पर है। हम्म। ईरान का, अगर आप ईरान में जो लेडीज हैं उनको, उनकी आप पढ़ाई को देखें, उनकी एजुकेशन को देखें, तो हाँ। उनकी एजुकेशन टॉप 5 में है दुनिया में। आप उनके यहाँ के जीडीपी को देखें, यहाँ का जीडीपी कि दुनिया में कई देशों से आगे निकल चुका है। इतने सैंक्शंस के बावजूद आप इस कंट्री में अगर आए, मैं इस कंट्री में आया तो मैंने देखा कि यहाँ का जो रहन सहन है वो एकदम यूरोपियन स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है। अगर कोई यूरोपियन कंट्री को अपना आइडियल समझता है तो यहाँ का रहन सहन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्लासिक है। और मैं आपको ये बताऊं कि पहले जो तसव्वुर किया जाता है कि ईरान पिछड़ा होगा और ईरान में ऐसा होगा, ईरान वेल डेवलप्ड कंट्री है। और ये बात, अब ये बात सामने आती है कि जब इतने सैंक्शंस थे, दुनिया इनके साथ कुछ करने, कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थी। जो मुल्क इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होता, अमेरिका उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता था और उसने लगाया भी। तो बहुत से मुल्क तो ऐसे थे कि जो डर के मारे इनका साथ नहीं देते थे, और बहुत से मुल्क जिन्होंने साथ देने की कोशिश किया उन पर खुद भी सैंक्शन लगाया गया। तो अब आप ये देखें कि ये जो ईरान पर अब जो इस वक्त के कहते नहीं खतरे के बादल, बादल जिसको कहें कि खतरे के बादल जो मंडरा रहे हैं, तो ईरान इसके लिए 40 साल से तैयार है। इसके पास 40 साल का तजुर्बा है। और बाद यहाँ के जो जिन लोगों ने यहाँ पे कानून बनाया, आगा बहिश्ती साहब जैसे लोग, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हम एक ऐसी इकोनॉमी जो है डेवलप करेंगे कि अगर ईरान का मुहासरा कर लिया जाए तो कई सालों तक ईरान अपने आप में सरवाइव कर सकेगा, बाहरी किसी आवागमन की उसको जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से ईरान में प्लानिंग है। ईरान में तकरीबन 100 लेयर्स पे काम हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो जंग के हालात में हो। जंग के हालात में भी देखिए, अगर आपने इनके किरीम कमांडर को मार दिया तो दूसरे कमांडर ने आके इनकी जगह ले ली। अगर आप एक लीडर को मारते हैं, डिप्लोमेटिक एतबार से देखें तो अगर एक लीडर को मारते हैं तो दूसरा लीडर आके फौरन उसकी जगह ले लेता है। तो इनके यहाँ लेयर वाइज काम है, और इकोनॉमिकली भी इनके यहाँ लेयर वाइज काम है कि अगर हमको ऐसे घेरा जाता है तो हम ये करेंगे, हमारे पास ये प्लान है, ये प्लान है। तो हमें ये पता है कि ईरान जिस तरीके से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ईरान के पास प्लान है कि कैसे वो इस खतरा जो अमेरिका ने कहा है कि ब्लॉकेट कर देंगे, इस खतरे से वो कैसे डील करे, इसके पास अपना प्लान मौजूद है। जफर साहब, लेकिन चिंता तो आप भले ही अभी ईरान में रह रहे हैं, लेकिन आपका मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को ईरान तेल और शिप जो निकलने थे, अब वो उन पर भी अगर रोक लग गई ट्रम्प साहब के कारण, तो आपके जो जन्मभूमि है वहाँ हिंदुस्तान, यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तेल और गैस के बिना वो संकट धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। वैसे तो बहुत दिक्कत पिछले दिनों से हो रही है, और अगर सप्लाई चेन टूटी तो ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, बिल्कुल सही है कि मेरे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को भी इसका सामना करना पड़ सकता है, और इसका पूरा-पूरा ज़िम्मेदार जो है वो अमेरिका ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने ही जंग थोपी थी। जंग के दरमियान तंगे हुर्मुज़ खुला हुआ था। तंगे हुर्मुज़ अमेरिका की जंग की वजह से बंद हुआ है। पहले आप देखें कि पहले जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला हुआ था तो आराम से तमाम मुल्कों के शिप्स जा रहे थे, आ रहे थे, कोई भी नहीं लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई है, जंग के बाद ये तंगे हुर्मुज़ बंद किया गया है, और ईरान पहले से भी ये कह रहा था कि अगर हम पर जंग थोपी जाएगी तो मैं तंगे हुर्मुज़ को बंद कर दूंगा। तो अब जो भी मुल्क हो, चाहे मेरा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, तो उसमें उसको भी इन संकट का, जो आर्थिक संकट आने वाले हैं, उसका खतरा उसके ऊपर भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका ऐसा कदम वो ना उठाए तो देश जो उनके ऊपर संकट आता, के ऊपर संकट आने वाला है, वो ना आए। जफर साहब, क्योंकि सिग्नल की थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि बातचीत तो बेनतीजा हो गई है। वहां पर ईरान में आप हैं, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा कुछ और बातचीत, कुछ बैक चैनल टॉक्स, कुछ ऐसा होगा कि दोबारा से जंग का खतरा ना हो, वो जो धमकियां दी जा रही हैं वो सब चीजें ना लौटे? क्योंकि पूरी दुनिया इस समय शांति और अमन की कामना कर रही है, प्रार्थना कर रही है।
जी देखिए, अगर अगर अमेरिका वाकई बात करना चाहता है और वो आकर सीरियसनेस दिखाता है कि मैं सीरियसनेस के साथ और अदल इंसाफ के साथ सामने वाले को भी सामने वाले की जो अहमियत है, हैसियत है, इज्जत है, उसको पास रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वो आकर बात करता है, तब तो ईरान वाले तैयार हैं बात करने के लिए और वो निगोशिएशन की टेबल पर गए भी हैं। आप देखिए कि हाँ। जंग में निगोशिएशन की टेबल पे ही थे ओमान में, और उसके बाद ये हमला किया गया। और फिर अगर देखा जाए तो जंग के हालात में जबकि ईरान अपर हैंड पर था, तब भी ईरान बातचीत करने के लिए गया। तो ईरान की तरफ से ये साफ सिग्नल है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरीके की अमेरिकी धमकी या अमेरिकी प्रेशर में आने वाले हम नहीं हैं कि अगर अमेरिका हम पर जबरदस्ती कोई चीज थोपता है और अमेरिका अगर हमको चाहता है कि अपने बस में कर ले और हमको दबाने की कोशिश करेगा, तो हम दबने वाले नहीं हैं। अगर आकर वो इंसाफ से बात करता है तो इंसाफ से डील करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपसे बात करके बहुत जानकारियां मिली और अच्छा भी लगा। हालांकि सिग्नल की थोड़ी दिक्कत रही, और मैं समझ सकता हूं कि जंग के ऐसे मैदान में आप लोग बैठे हैं, वहां इंटरनेट और इन सब चीज़ों की थोड़ी दिक्कत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बातचीत में जुड़े और चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।